हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फ्रेश न्यू चैप्टर जिसका नाम आप देख सकते हैं ब्रांच अकाउंटिंग, और थ्योरी का ये लेक्चर 1 है। ठीक है, ब्रांच एक्चुअली क्या होता है, इसके क्या निटीज़ एंड ग्रिटीज़ होते हैं, वो अभी हम लोग धीरे धीरे अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। देखिए क्या है कि कभी कभी ब्रांच को ऐसा मान लिया जाता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। तो इसका आंसर क्या है? यस भी है, नो भी है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं होता है। ठीक है, और ये एकदम उसके अगेंस्ट भी नहीं होता है कि बिल्कुल उसके विपरीत हो। ठीक है ना, बट एक डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि ब्रांच क्या होता है, पूरे पूरे बिजनेस का एक पार्ट होता है वो। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो पूरे बिजनेस का बनाया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ एक अरेंजमेंट होती है कि कुछ अकाउंट्स खोल करके और पर्टिकुलर ब्रांच का क्या ऑपरेशनल प्रॉफिट वगैरह है उसको जांच लिया जाए। ठीक है, इससे पहले कि हम ब्रांच अकाउंटिंग के और जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करें तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, बिजनेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब बिजनेस में समझना क्या है हम लोगों को कि बिजनेस के हैं जो हैं वो दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, दो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो वैसे बिजनेस के कई सारे होते हैं, ठीक है, बट दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर ये रहेंगे तो बाकी के ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट होंगे, अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वो है क्या? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्या है? परपेचुइटी और नेवर एंडिंग लाइफ। पहला ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट नहीं किया जाता है कि उसको हम बंद करेंगे। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन ये दिमाग में नहीं रखता है कि वो बिजनेस को इतने तारीख को बंद कर देगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ये होता है कि बिजनेस को 1 साल 2 साल के लिए ही शुरू किया जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। बट नॉर्मली बिजनेस जो है वो लंबे समय के लिए चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। एक तो पहला हम लोगों ने देख लिया परपेचुइटी और नेवर एंडिंग लाइफ, यानी बिजनेस इस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू की जाती है कि उसका खात्मा ना हो, उसकी लाइफ कभी एंड नहीं होगी। दूसरी क्या है? दूसरी है यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो वर्ड्स हैं, इनको कभी कभी एक ही मान लिया जाता है। ठीक है, बट ग्रोथ क्या होता है? एनुअल ग्रोथ, मतलब एनुअल ग्रोथ इन सेल्स, एनुअल ग्रोथ इन प्रॉफिट, और ये एनुअल ग्रोथ सारे जो हैं उनको मिला दिया जाए हर एक एरिया में, तो वो क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्या है? ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, या बहुत सारे ग्रोथ्स को मिला करके, बहुत सारे सालों के ग्रोथ को मिला करके डेवलपमेंट होता है, और ये हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है कि सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को ही ग्रोथ मान लिया जाता है, लेकिन बिजनेस यहीं तक सीमित नहीं रहता है। ठीक है ना, बिजनेस और आगे जाता है और क्या कहता है कि ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ क्या है, जैसे कि रेवेन्यू का क्या ग्रोथ है, एसेट्स का क्या ग्रोथ है, गुडविल कितनी बनी है बिजनेस की मार्केट में, है ना, और मार्केट शेयर्स क्या है, पूरा बिजनेस है उसमें उसका शेयर क्या बन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ मीन्स जनरली जो होता है वो होता है ग्रोथ इन सेल्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखा कि बिजनेस के दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला परपेचुअल लाइफ, यानी कभी ना खत्म होने वाला जीवन, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई ये चीज़ें अचीव होंगी कैसे? ठीक है, ये चीज़ें अचीव होंगी कैसे, इसके क्या तरीके हो सकते हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो क्या है, वैसे तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट तरीकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो तरीके क्या हैं इम्पॉर्टेंट, ये रहे। ठीक है, मेथड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, थ्रू कमीशन एजेंट, थ्रू कंसाइनमेंट, थ्रू ब्रांचेस। ठीक है, चलिए अब इन चारों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? पहला है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। थ्रू डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि कंपनी के अपने लोग क्या करते हैं, बेचते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है ना, जैसे पटना में है तो वो जा करके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में, आरा में, छपरा में, सिवान में, वो जा करके अलग अलग जगहों पर वो बेचेंगे। ठीक है, और
ये अपने लोग होते हैं, कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए लोग होते हैं थ्रू कमीशन एजेंट। ठीक है, क्या है कि कमीशन एजेंट्स जो कि एज ए होलसेल लेते हैं प्रोड्यूसर से और उसके बाद उसको सर्टेन कमीशन पर बेचते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, और वो प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है थ्रू कंसाइनमेंट। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है, ये जस्ट लाइक थ्रू कमीशन एजेंट के टाइप से ही है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये कमीशन एजेंट ना होकर के बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, उनको माल भेजा जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। ठीक है, और उनको सेल्स पर एक सर्टेन परसेंटेज दिया जाता है जो कि कमीशन एजेंट से कहीं ज़्यादा होता है और हैवी होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दुकानों की एक रेपुटेशन होती है। आप कुछ भी वहाँ से खरीदते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत माल नहीं देगा, तो उनकी एक अपनी रेपुटेशन बनी हुई होती है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उनसे कांटेक्ट करता है, उनको कंसाइनमेंट पर माल भेजता है और उनसे बिक्री करवाता है, तो वो हैवी परसेंटेज चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं प्रोड्यूसर से। ठीक है, थ्रू ब्रांच। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब देखिए इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, थ्रू कमीशन एजेंट, थ्रू कंसाइनमेंट होता क्या है कि कंट्रोल नहीं होता है। एक बार आपने माल दे दिया, पता नहीं वो किसको बेच रहा है नहीं बेच रहा है। ऊपर वाले में तो थोड़ा सा कंट्रोल होता भी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आप अपने लोगों के द्वारा अलग अलग लोकेशंस पर माल बेच रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इतने सारे लोगों को हायर करना, उनको मैनेज करना। ठीक है ना, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। शुरू में तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, थ्रू कमीशन एजेंट, बट जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है तो आप कंसाइनमेंट का सहारा लेते हैं, और अल्टीमेट ऑप्शन जब आपकी फुल कंट्रोल चाहते हैं और एक फिजिकल प्रेजेंस भी चाहते हैं तो ब्रांच का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ब्रांच पर फाइनली बात कर लेते हैं। क्या है, व्हाट इज़ अ ब्रांच। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर ब्रांच को एक्सप्लेन किया गया है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये ब्रांच अकाउंट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ब्रांच के बारे में, कि ब्रांच पहले हम लोग समझ लें, उसके बाद ब्रांच में जो अकाउंटिंग होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब ब्रांच में भी डिफाइंड एज अ सेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, सेक्शन ऑफ एंटरप्राइज ये बिजनेस अपने आप में नहीं होता है, बल्कि बिजनेस का एक पार्ट होता है। ठीक है, ज्योग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस, जो कि बाकी के बिजनेस से ज्योग्राफिकली अलग होता है। ठीक है, कंट्रोल बाय हेड ऑफिस। ठीक है ना, इसका नाम ही है ब्रांच। ठीक है ना, तो ब्रांच को कंट्रोल कौन करता है, तना है ना, स्टेम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस जो है वो तना का काम करता है और वो सारी डालियों को कंट्रोल करता है, सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करता है, एंड जनरली केयरिंग ऑन द सेम एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, मतलब हर एक एरिया में क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी बिजनेस वो लोकेटेड है, ब्रांच लोकेटेड है, सभी जगह एक ही काम होता है। आप ध्यान देंगे कि क्या हरा ब्रांच में जो SBI है, SBI का आरा जो ब्रांच है उसमें, और आपका विक्रमगंज में क्या अलग अलग काम होता है, गढ़हनी में अलग काम होता है, नहीं, एक ही काम होता है। तो वही यहाँ पे कहता है कि एंड जनरली कैरिंग ऑन द सेम एक्टिविटीज एज ऑफ एन एंटरप्राइज। तो पहला क्या है, सेक्शन ऑफ एंटरप्राइज है, कोई अलग बिजनेस ये नहीं है, बल्कि एक बड़े बिजनेस का एक पार्ट है, जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द बिजनेस मीन्स कि ये अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, एक ही जगह नहीं होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल बाय हेड ऑफिस, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जनरली कैरिंग ऑन द सेम एक्टिविटीज, इनकी गतिविधि जो है वो सेम होती है, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग नहीं होती। इट शुड बी मेंशन हियर दैट अ ब्रांच इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि ऊपर भी बात की गई है, सेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज ये पूरे बिजनेस का ही एक पार्ट होता है, इसलिए कहता है कि ये लीगल एंटिटी अलग नहीं है। अगर ब्रांच से कोई गड़बड़ी हो जाती है तो केस हेड ऑफिस पर होगा, ना कि ब्रांच पर, है ना। हेड ऑफिस उस मैटर को डील करेगा। ठीक है, कंसर्न पर्सन जो वहाँ ब्रांच में रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिजनेस पर जो एक्शन लिया जाएगा वो एज ए होल लिया जाएगा, उसके हेड ऑफिस पर लिया जाएगा। इट इज सिंपली ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस, वही बात है बिजनेस का। ईच ब्रांच इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। देखो दो चीजें होती है, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे कॉस्ट लगता है, प्रॉफिट सेंटर यहाँ से प्रॉफिट
जनरेट होता है। तो एक ब्रांच जब होता है, कोई भी आप किसी भी बिजनेस का कोई ब्रांच ले लीजिए, तो वहाँ से तो प्रॉफिट जनरेट होता है ना, तो ये एक प्रॉफिट सेंटर उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है। एंड हेंस द प्रॉफिट और लॉस इज टू बी वर्क आउट सेपरेटली फॉर ईच ब्रांच। कि ठीक है, एक प्रॉफिट सेंटर है जहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इसलिए ये प्रयास यहाँ पर किया जाता है कि हर एक प्रॉफिट सेंटर का, अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग प्रॉफिट निकाला जा सके। तो ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो ब्रांच अकाउंट्स का। आई होप कि आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग जूम लेक्चर में डायरेक्टली इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।